हेलो बच्चों, बेटा जी ये आपका URTS 10 है और इसमें टॉपिक जो है वो है आपका मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है और एक है आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। दो टॉपिक हैं और मॉलिक्यूलर में पूरा चैप्टर नहीं, आधा चैप्टर है ट्रांसक्रिप्शन के बाद से। ठीक है ना। देखिए जरा इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है बेटा जी, एक BOD के बारे में पूछा गया है। ठीक है ना। तो देखिए जरा, BOD का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और डिमांड तो आप जानते ही हो। ठीक है। तो बच्चों ये जो तुम्हारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, यानी कि पानी में ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी है तभी डिमांड है। और कह रहे हैं सब प्रेजेंस ऑफ क्या चीज बताओ, ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है ना। जहां कहीं पर भी अगर हम आपसे कहें कहीं का BOD ज्यादा है, BOD मोर, तो यानी कि मतलब ये निकल रहा है कि वहां पे जो ऑर्गेनिक मैटर है, वहां पे जो ऑर्गेनिक मैटर है वो भी क्या होगा बताओ, मोर। अगर ये ज्यादा है तो यानी आप ऐसे कह सकते हो कि BOD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्गेनिक मैटर। BOD ज्यादा है तो वहां पे ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा बताओ, बढ़ेगा। ठीक। अब ऑर्गेनिक मैटर बढ़ रहा है यानी कि पोल्यूशन बढ़ रहा है। पोल्यूशन बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है भाई? क्योंकि वहां पे एरोबी बैक्टीरिया नहीं है, ऑक्सीजन है नहीं, तो और एरोबी बैक्टीरिया मर गया। अब एरोबी बैक्टीरिया क्यों मर गया भाई? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे ग्रीन प्लांट्स यानी एल्गी वगैरह सब मर गई है। और क्यों मर गई भाई? क्योंकि वहां पे गंदा पानी आके गिरने लगा, सीवेज आके गिरने लगा। तो जहां कहीं पर भी सीवेज आके गिर रहा होगा, पोल्यूटेड वाटर आ रहा होगा, वहां पे कुछ दिनों के बाद ऑर्गेनिक मैटर डेवलप होने लगेगा। अब ऑर्गेनिक मैटर डेवलप होने लगेगा तो जो नदी है, जो वाटर बॉडी है, उसकी गहराई धीरे धीरे कम हो जाएगी। और जब गहराई कम होगी तो नदी जो है धीरे धीरे वो मतलब वाटर बॉडी जो है धीरे धीरे क्रॉपलैंड इकोसिस्टम में चेंज हो जाएगी। और क्रॉपलैंड इकोसिस्टम में चेंज होने का मतलब वहां प्लांटेशन जमीन डेवलप हो जाएगी। तो इस तरह से बच्चों वाटर बॉडी खत्म होगी, यानी कि वाटर इकोसिस्टम खत्म होगा, क्रॉपलैंड इकोसिस्टम या फॉरेस्ट इकोसिस्टम कह लीजिए वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। तो खैर ये मामला है। अब BOD ज्यादा है तो ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, वहां पे एरोबी बैक्टीरिया कम होगा, 100% कम होगा। अब जब एरोबी बैक्टीरिया कम होगा बच्चों, तो वहां पे डिकम्पोजिशन भी कम होगा, यानी ये घटेगा। डिकम्पोजिशन अगर घटेगा तो ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा बताओ, बढ़ेगा। ठीक है भाई, ये हमारा जो फार्मूला है ये हमेशा याद रखिएगा। BOD ज्यादा है तो पोल्यूशन भी ज्यादा होगा, ये भी ध्यान रखिएगा जरा। ठीक, चलो आगे चलते हैं जरा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4th। ठीक भाई, आगे आओ जरा। देखिए जरा, बैकुलोवायरस जो होता है तुम्हारा, आपकी किताब का ही क्वेश्चन है। ये जो होता है इंसेक्टिसाइड है, एक पर्टिकुलर इंसेक्टिसाइड है। इंसेक्ट को मारने वाले का नाम है बैकुलोवायरस। याद करने वाला क्वेश्चन है, 92 का 4th आंसर। 93 पर आइए। रॉकी 40 चीज जो होता है, दो तरह के चीज होते हैं। स्विस चीज होता है, प्रोपिनोबैक्टीरियम से होता है, और ये जो होता है पेनिसिलियम से होता है। ठीक है ना, पेनिसिलियम से होता है। पेनिसिलियम रॉकी 40 पूरा नाम होता है इसका, उससे हमको मिलता है इसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 पर आ जाओ। सिवेरोकोवा एंजाइम, ये जो है आपकी किताब का ही क्वेश्चन है। ये जो एंजाइम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम का ही दूसरा नाम है। इन्होंने सबसे पहले बताया था पॉलीमराइजेशन जो होता है उसको जोड़ने के लिए, न्यूक्लियोटाइड्स को करने के लिए ये एंजाइम है। इसकी डिस्कवरी इन्होंने की थी, इसलिए इसका नाम रखा गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 95 देखो भाई, इसमें जो है ये पूछा गया है वन कोडॉन कोड फॉर ओनली वन एमिनो एसिड। ठीक, ये अनएम्बिगुअस। बच्चों मेरे, हम जब क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों को तो एक सीधा सीधा फार्मूला बताते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर टीचर एक सब्जेक्ट ही पढ़ा सकता है। जैसे मैं बॉटनी पढ़ा रहा हूं तो बॉटनी ही पढ़ाऊंगा, लेकिन बॉटनी कई टीचर पढ़ा सकते हैं, ये बात भी सही है। तो जब पर्टिकुलर कोडॉन पर्टिकुलर एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करे तो हो गया अनएम्बिगुअस, नो डाउट। अनएम्बिगुअस का मतलब होता नो डाउट। ठीक है ना।
मतलब हम अगर बॉटनी पढ़ा रहे हैं तो हम बॉटनी ही पढ़ाएंगे, जिंदगी में कभी फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी नहीं पढ़ा पाएंगे। ये कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। अनएम्बिगुअस का मतलब होता है नो कंफ्यूजन। पहला आंसर ये हो गया। ठीक, सम अमीनो एसिड कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, बिल्कुल सही बात है। फिर यहाँ पे फार्मूला लगा हमारा डिजनरेसी वाला, ये कैसे, इसको हम एग्जाम्पल क्या देते हैं भाई, एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए कई टीचर हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। जैसे मैं बॉटनी पढ़ाता हूं, हो सकता है हमारे साथ और 2-4 लोग पढ़ा रहे हैं, तो उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा ये होता है अगर इन केस हमको कभी प्रॉब्लम हुई, कोई हम नहीं आ पा रहे हैं, तो दूसरे टीचर क्लास को मैनेज कर सकते हैं। मेरी बात को समझना जरा, ये हो गया डिजनरेसी, यानी एक कोई गड़बड़ हो गया, एक कोई कोडॉन गड़बड़ हो गया, तो उस अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरे भी जेनेटिक कोड है। जैसे एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए 4 टीचर हैं, एक टीचर को कुछ हो गया, मान लो कुछ हो गया, मतलब समझ जाओ कुछ हो गया, मर नहीं गया, कुछ हो गया, ठीक है, तो एक को कुछ हो गया और नहीं आ पा रहा है, तो सब्जेक्ट जो है दूसरे टीचर उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया डिजनरेसी। ये सेकेंड पॉइंट है हमारा। कोडॉन इज रीड इन एमआरएनए कॉन्टिन्यूअस फैशन विदाउट एनी पंक्चुएशन, ये कॉमालेस हो गया। समझ गए ना? कभी भी मैंने आपको पढ़ा रखा, मालूम होगा आपको कि एक जेनेटिक कोड खत्म होगा, ये खत्म हुआ और दूसरा शुरू हो गया। समझ गए ना? ये है आपका जेनेटिक को, मतलब कोई भी बीच में कॉमा वगैरह नहीं होता, कॉमालेस कहलाता है। इसका आंसर होगा थर्ड। 2D स्ट्रक्चर हमेशा याद रखिएगा, जो आपका 2D स्ट्रक्चर और क्लोवर लीफ लाइक मॉडल है, और जो 3D स्ट्रक्चर होता है ये है 3D, ये 3D स्ट्रक्चर है, वो इन्वर्टेड एल शेप्ड होता है। ठीक है ना? आगे आइए जरा, फिर देखिए ए पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन दैट चेंज द कोडॉन इस एमिनो एसिड स्टॉप कोडॉन। अगर कोई कोडॉन में म्यूटेशन हो जाए और स्टॉप कोडॉन में चेंज हो जाए तो उसको बोलते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। देखिए जरा, नॉनसेंस कोडॉन यानी टर्मिनेशन कोडॉन कौन कौन से हैं? एक है उआ, बताया था, एक है उग और एक है उगा, ये तुम याद कर लो, 3। ये टर्मिनेशन कोडॉन है। और इनिशिएशन कोडॉन 2 होते हैं, होता हालांकि एक ही है, कहीं कहीं पे दूसरा भी काम आ जाता है। आओ जी जाओ जी, AUG जी, ये इनिशिएशन कोडॉन है और ये टर्मिनेशन कोडॉन है। ठीक है भाई, आगे आओ, आंसर फर्स्ट। फिर आओ, ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन एमिनो एसिड एक्टिवेटेड इन प्रेजेंस ऑफ ATP लिंक टू 3' एंड ऑफ tRNA। क्यों? ये देखिए साहब, ये tRNA का स्ट्रक्चर है इस तरह से, ठीक है ना, ये tRNA का स्ट्रक्चर है ऐसे, ये tRNA का जो स्ट्रक्चर है क्लोवर लीफ लाइक मॉडल, ये देखिए जरा, इस तरह से ऐसे होता है। यहाँ पे 5' एंड है, ये 3' एंड है, ठीक, जो बाहर निकला हुआ है। इसी 3' एंड पर यहां होता है OH और ये होता है P, यहीं पे आके अमीनो एसिड आके जुड़ता है बच्चों मेरे। और ये अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए एक मजबूत सीमेंट चाहिए होती है, और उस सीमेंट का नाम है, उस सीमेंट का नाम है ACC। ये देखिए साहब, ACC याद करने का तरीका बताया, यहीं पर ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एडेनिन साइटोसिन के, ACC, और यहीं पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और तभी जाके ये जुड़ पाता है 3' एंड पर। ठीक, क्वेश्चन का आंसर सेकेंड। आगे आओ, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है भाई, फॉलोइंग पेयर्स में बेटा जी UUU, ठीक है ना, तो ये UU किसके लिए बताओ? फिनाइलएलेनिन के लिए, बिल्कुल सही है। अच्छा, रिप्रेजेंट करेक्टली मैच पूछा गया, ठीक है, करेक्टली मैच बता देते हैं। रिलीज फैक्टर, रिलीज फैक्टर जो है तुम्हारा डिसोसिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड राइबोसोम, बिल्कुल सही लिखा है। जब पॉलीपेप्टाइड की चेन बन जाती है, रिलीज होती है विद द हेल्प ऑफ रिलीज फैक्टर, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो। पेप्टाइडल ट्रांसफर हेल्प इन द एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, ये गलत है। पेप्टाइडल ट्रांसफर एंजाइम यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक भाई। एंड रो फैक्टर जो होता है रोकने का काम करता है, एलोंगेशन का काम नहीं करेगा, ये गलत लिखा हुआ है।
सिग्मा फैक्टर शुरुआत करता है, आरएनए पॉलीमरेज अकेले एलोंगेशन करेगा और रो फैक्टर के साथ जो है टर्मिनेशन का काम करेगा। ठीक है, आगे आइए, इस क्वेश्चन का आंसर ए एंड बी। आगे आओ, देखिए जरा, AUG मेथियोनिन, UUU फिनाइलएलेनिन, UAA टर्मिनेशन कोडॉन, UGG ट्रिप्टोफैन। आंसर फोर्थ। आगे आओ, टर्मिनेशन पॉलीपेप्टाइड चेन, उआ उग उगा, थर्ड आंसर याद कर लो। आगे आओ, विद रिस्पॉन्स टू ट्रांसलेशन प्रोसेस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस अबव द इवेंट ट्रांस, अच्छा करेक्ट सीक्वेंस बताना है भाई। पहला, सबसे पहले अमीनो एसिड आपका एक्टिवेट होगा, ठीक, फिर अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बनेगा दूसरे नंबर पर, फिर आपका है बाइंडिंग अमीनो एसिड ये बनेगा, और फिर है आपका चौथे नंबर पर पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी फोर्थ, और फिर ए है ट्रांसलोकेशन, ये लास्ट में आएगा 5 होगा। ठीक है ना, ट्रांसलोकेशन जानते हो ना, जब कोडॉन टू कोडॉन शिफ्टिंग होती, राइबोसोम स्लाइड करता विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलोकेस एंजाइम। तो आंसर इसका बन जाएगा फर्स्ट। 103 पे आओ, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, ये देखिए यहां लिखा भी है राइबोसोम कोडॉन टू कोडॉन मूव करता। पूछा क्या इन्होंने, स्टेटमेंट इनकरेक्ट, एक मिनट, हाँ ये गड़बड़ा लिखा है बेटा जी, ये गड़बड़ा लिखा है, ये गलत लिखा है, ये होगा 5' to 3'। हमेशा याद रखिए जरा बच्चों मेरे कि चाहे लीडिंग स्टैंड बन रहा हो, चाहे लैगिंग स्टैंड बन रहा हो, चाहे एमआरएनए आपका बन रहा हो, ठीक है ना, चाहे पॉलीपेप्टाइड की चेन बन रही, सभी की डायरेक्शन 5' to 3'। ठीक, तो थर्ड, बाकी सब सही लिखा है। पॉलीपेप्टाइड चेन मस्ट हैव द मेथियोनिन, सही है बिल्कुल। ठीक है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज वुड एनहांस द रेट ऑफ पेप्टाइडल बॉन्ड फॉर्मेशन, सही है। राइबोसोम प्रोवाइड द साइट ऑफ ए, भी बिल्कुल सही है। तो ये मामला गलत है, कौन सा बताओ, सेकंड वाला। ठीक, आगे आओ। हाँ बच्चों, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखिए दोबारा फिर से जरा, कोई कुछ कंफ्यूजन हुआ है इसमें, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं है, एनसीईआरटी की लाइन ही है। ये जो ई कोलाई है तो प्रोसेसिंग लेवल तो होने का सवाल ही नहीं उठता, पहला आंसर तो कट गया, जब पहला कट गया तो ये भी कट गया, अब बचे दो आंसर। तो एनसीईआरटी की लाइन है, आप जरा देखिएगा इसमें, जहां पे लैक ऑफ प्रॉन लिखा हुआ उसके ऊपर वाले पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा कि इसकी जो प्रीडोमिनेंट साइट है, मेन प्रभावी जो साइट है, वो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे आपको मिलेगी। जो रेगुलेटर जो जीन होते हैं वो प्रीडोमिनेंट का काम कर जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर क्या होगा बच्चों, थर्ड होगा। आगे देखिए जरा, बैक्टीरिया विच कन्वर्ट द मिल्क टू कर्ड, लैक्टोबैसिलस, लैब कहते हैं बच्चों इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 पर आ जाओ। बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज सिंथेसाइज्ड बाय ई कोलाई कैटालाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ ABC। ठीक है, ये जो तुम्हारा होता है लैक्टोज जो होता है वो दो टुकड़ों में टूटता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ठीक है, आगे आओ जरा। इन लैक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेटर जीन बाइंड टू, रेगुलेटर जीन से रिप्रेसर प्रोटीन बनता है, ये ऑलवेज ऑपरेटर से जाके बाइंड अप होता है, तो सेकंड आंसर हो जाएगा ऑपरेटर। और प्रोमोटर से हमेशा कौन लगता है, आरएनए पॉलीमरेज लगता है। ठीक, आगे आओ, देखो जरा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 में शुरू हुआ था, 2003 में कंप्लीट हुआ। ठीक है भाई, कोई खास बात नहीं। आगे आओ, सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ द जीनोम कंटेन द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग। ठीक है, जब वो डीएनए की उस पार्ट की सीक्वेंसिंग की जाए जो एक्सप्रेस हो रहा हो, उसको EST कहते हैं, और जब डीएनए का कोडिंग और नॉन कोडिंग सबके बारे में सीक्वेंस पता लगाया जाए, उसको बोलेंगे सीक्वेंस एनोटेशन। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 9, 109 हो गया। 110 पर आओ। डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज चांस डिस्कवरी, सही है, बिल्कुल बात सही लिखी हुई है। और पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, ये बात भी सही है, दोनों बातें सही हैं, लेकिन ये जो आर जो है, दिस इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन।
ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। समझ गए भाई कि वो बात डिस्कवरी हुई है, पहली चांस डिस्कवरी है, और एंटीबायोटिक तुम्हारा पेनिसिलिन है जो तुम्हारा पेनिसिलियम से मिलता है। तो इसका आंसर होगा सेकेंड। आगे आइए, थर्ड नंबर, सैटेलाइट डीएनए डज नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तुमको एक बात बताते हैं, जो हम लोगों का ये जीनोम है पूरा, हैप्लॉइड सेट ऑफ द क्रोमोसोम, इसमें होता है एक बल्क डीएनए, एक होता है सैटेलाइट डीएनए। हम लोगों में सिमिलरिटी है 99.9% की, ये है तुम्हारा बल्क डीएनए, और एक जो सैटेलाइट डीएनए 0.1% है। वो सैटेलाइट डीएनए में हाईली रिपीटेटिव डीएनए होते हैं, उसमें इंट्रॉन होता है, कोई कोडिंग वोडिंग कुछ करता नहीं, वो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। उसके अंदर दो होते हैं फिर, मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट। खैर वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात है, तो ये किसी भी प्रकार की कोडिंग नहीं करते। सैटेलाइट डीएनए जो होता है वो किसी प्रकार की कोडिंग नहीं करता, उसमें हाईली रिपीटेटिव डीएनए होता है, सब इंट्रॉन के पार्ट होते हैं सारे के सारे। तो इसका थर्ड आंसर होगा बच्चों। आगे आओ, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए जरा, प्रिंसिपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंसेस पूछा, क्या इनकरेक्ट पूछा, ठीक है। वेरी यूजफुल आइडेंटिटी फॉरेंसिक साइंस बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नॉट इनहेरिटेबल नहीं है, ये हेरिटेबल होता है। जो रिपीटेशन का नंबर होता है वो एक जनरेशन से दूसरी हमारा डीएनए कहीं पर्टिकुलर जगह पर हाईली रिपीटेटिव अगर है जिस क्रोमोसोम पर, तो ये रिपीटेशन का नंबर अगर दुनिया में किसी से मैच करेगा तो हमारे पेरेंट्स से मैच करेगा और हमारे रियल ब्रदर सिस्टर से जाके मैच करेगा, और कहीं नहीं मैच करेगा। तो कहने का मतलब ये है, ये जो पॉइंट है रिपीटेशन का नंबर, ये हेरिटेबल है, नॉट नहीं होगा, नॉट गलत होगा। इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग ह्यूमन जीनोम बिल्कुल सही है, और बिकम बेसिस ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है ना। ये इनहेरिटेबल होता है, नॉट गलत छिपा हुआ, ठीक। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 113, वीएनटीआर क्या होता है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, ठीक है ना। जो मिनी सैटेलाइट होता है उसी को वीएनटीआर कहते हैं, जो माइक्रो सैटेलाइट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एसएसटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो खैर वीएनटीआर जो होता है तुम्हारा, वो पूछा गया है इसमें कौन कौन सी बातें सही है। कोडिंग सीक्वेंस गलत है, एक्स्ट्रा असेंबली सही है, सैटेलाइट डीएनए सही है, ये देखिए सही है, ये गलत है। देखो भाई तुमको एक बात बता दे, सैटेलाइट के ही दो पार्ट हो गए सैटेलाइट डीएनए के, मिनी और माइक्रो। मिनी को वीएनटीआर कहते हैं, और उसको जो है तुम्हारे कहते हैं हम लोग माइक्रो सैटेलाइट को एसएसआर और एसएसटी कहते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड वो ट्रैक्स कहते हैं, इसी तरह से उसका नाम है। खैर आगे आइए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इनकरेक्ट इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आइसोलेशन सही है, सेपरेशन सही है, हाइब्रिडाइजेशन लेवल वीएनटीआर ये भी सही है, डिटेक्शन हाइब्रिडाइज इंप्रूवमेंट ये गलत छपा हुआ है, ये गलत। यहां होना चाहिए था ऑटो रेडियोग्राफी, तो इसका फोर्थ आंसर होगा, तीनों सही है। यहां पे होना चाहिए था इस जगह पर ऑटो रेडियोग्राफी। लार्ज होल्ड ये है तुम्हारा जो है स्विस, जो तुम्हारा चीज होता है उसी में होता है ये प्रोपोनियोबैक्टीरियम। लार्ज होल्ड चीज राइपेंड बाय द प्रोपोनियोबैक्टीरियम। आगे आओ, सीवियर ओकोवा एंजाइम 23 पॉलीसिस्टोनिक सिग्मा फैक्टर, ठीक है। सिग्मा फैक्टर डी का थर्ड ये हो जाएगा। पॉलीसिस्टोनिक तुम्हारा मिलेगा प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है ना, तो सी का फर्स्ट हो जाएगा। सिवेरोकोवा एंजाइम जो है पॉलीमराइजेशन के काम आता है, ठीक है ना, और 23S ये हो जाएगा। इसका आंसर बच्चों फर्स्ट हो जाएगा 116 का। 117 में आओ, इसका 117 का ए का थर्ड होगा, बी का फोर्थ है ग्लोमस। बायोलॉजिकल कंट्रोल जो सी का तुम्हारा सेकेंड है और डी का तुम्हारा फर्स्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड। 118 में आ जाओ, द अनट्रांसलेटेड रीजन ऑफ mRNA रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट, बिल्कुल सही लिखा। यूटीआर प्रेजेंट बिटवीन द स्टार्ट, ये गलत छपा है। ये देखो इधर, ये है तुम्हारा इनिशिएशन कोडॉन, ठीक, ये है टर्मिनेशन कोडॉन। यहां पे जो इस जगह पे यूटीआर होता है और इस जगह पे यूटीआर होता है, ये देखिए जरा,
और ये जो है इतना हिस्सा जो यहां से यहां तक, उसका नाम है टीयू, ट्रांसलेशनल यूनिट। समझ गए भाई? तो हमेशा स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन के पहले आपका होगा क्या चीज होगी? उसके पहले होगा यूटीआर। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा फर्स्ट। 119 पे आओ। Which of the following, which is the role of RNA polymerase third in the process of transcription in eukaryotes? ठीक है भाई। अच्छा, ये tRNA बनाता, फर्स्ट आंसर है। 5S RNA बनाता, SN स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए बनाता। बाकी ये आंसर होगा नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है भाई, 119 का फर्स्ट। लैक ऑपरॉन ई कोलाई। लैक ऑपरॉन जनरली ऑफ रहता है, जरूरत पड़ने पे ऑन होता। ऑफ कब रहेगा? जब इंड्यूसर वहां पर नहीं होगा। जैसे इंड्यूसर आएगा, रिप्रेसर प्रोटीन को रोक देगा। आरएनए पॉलीमरेज जो दौड़ के कहां चला जाएगा? प्रोमोटर के पास, और आपका ट्रांसक्रिप्शन जो है वो शुरू हो जाएगा। तो रिमेन स्विच ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इसका फोर्थ आंसर होगा। ठीक है, 121 में आ जाओ। देखो भाई, इसमें जो है ए का थर्ड होगा, लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल। बी का इसमें सेकंड होगा। सी का इसमें फर्स्ट होगा। बी का 4 है। बी का 4। अच्छा सॉरी, बी का 4 होगा। रुक जाओ, गलत हो गया, इधर आ जाओ। देखो, ए का थर्ड होगा, ये हो गया। ठीक, बी का 4 हो गया, ये है, बिल्कुल सही है। सी का सेकंड है, सी का सेकंड, और इसका फर्स्ट, फोर्थ आंसर। 122 पे आ जाओ। क्रोमोसोम 1 है, ये गलत छप गया है, ये उल्टा हो गया एक दूसरे से, ये गलत आंसर है। रिपीटेटिव सीक्वेंस जो है, रिपीटेटिव सीक्वेंस ऑफ डीएनए थ्रू द डायरेक्ट कोडिंग, ये भी गलत, दोनों गलत हो गए। तो इसका सेकंड आंसर। ठीक, आगे आओ। डफ यूज मेकिंग डोसा एंड ब्रेड फर्मेंटेड बाई ए। ठीक है, ये तो बैक्टीरिया से बनता पक्का, और ब्रेड फंजाई ईस्ट से बनती। तो आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। 1 2 3 का। ड्रैगन फ्लाई किसको कंट्रोल करती है? मॉस्किटो को। बायो इंसेक्टिसाइड है। ठीक है भाई, सेकेंड आंसर। 125 पे आ जाओ। ये सिट्रिक एसिड कॉमर्शियली फर्मेंटिव, गलत है ये। सिट्रिक एसिड मिलता है फंजाई से, एस्परजिलस नाइगर से। फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग वर्किंग ऑन स्ट्रेप्टोकोकस। फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय while working on स्टेप्लोकोकस। हाँ, स्टेप्टोकोकस नहीं है, तो ये गलत हो गया, फॉल्स हो गया। एल्कोहलिक बेवरेजेस आर फॉर्म बाय फर्मेंटिंग मेल्टेस, ये सही लिखा हुआ है। स्टैटिन प्रोड्यूस बाय ट्राइकोडर्मा, ये गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। ठीक है, फिर आओ। एंजाइम यूज्ड इन डिटर्जेंट और रिमूव द ऑयल स्टैटिन्स। ठीक, इसका आंसर होगा लाइपेज। कॉन्डाइडा लाइपोलिटिका से मिलता है, कॉन्डाइडा लाइपोलिटिका। आगे आओ। सेलेक्ट द करेक्ट पूछा गया है। पेनिसिलिन वर्ड वार सेकेंड। एस्परजिलस गलत। स्टेप्लोकोकस ये भी गलत है, ये सही है, फोर्थ। 127 का। 128 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग बायो फर्टिलाइजर की तरह एक ही यूज होता है? कौन है बताओ? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ब्लूगिन, एल्गा, नोस्टॉक, एनावीना। फ्लक्स कंटेन हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड फंजाई। याद करना है आपको। ये जो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट आता है, तो उसमें फ्लक्स जो रहता है, उसमें एरोबिक हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं, जो उसको ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। थर्ड आंसर। फिर देखो, एनारोबिकली ऑन सेलुलोजिक मटेरियल मेजर बायोगैस के लिए मेजर कंपोनेंट कौन है? मिथेनोबैक्टीरियम मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है।
फर्स्ट आंसर। 131 पर आ जाओ। जो बायोगैस जो मिक्सचर है वो 3 चीजों का है, CO2, CH4 है, हाइड्रोजन। ठीक है। थर्ड आंसर 132 में आ जाओ। KVIC का फुल फॉर्म पूछा गया है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। खादी एंड विलेज, खादी विलेज, खादी एंड विलेज है ना, एंड खादी एंड विकास इंडस्ट्रियल। अच्छा, विकास तो हो चुका। ये आंसर है बेटा जी थर्ड, याद कर लीजिए। 133 सेकेंड आंसर है इसका। ए जो है तुम्हारा डाइजेस्टर है, बी जो है आपका CH4 है, ये इसके अंदर CH4 है और प्लस NO2 है, और तुम्हारा जो C है वो स्लज है ये। तो इसका आंसर है सेकेंड। सर आपने NO2 आगे आगे इसमें NO2 लिख दिया, CO2 है। ओ CO2 है बेटा जी, NO2 गलती से लिख गया था। सेकेंड आंसर है, ठीक है। 134 का, विनेगर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्कोहल विद द हेल्प ऑफ एसिडोबैक्टर एसिटाइज से बनता है। ठीक है, किताब में लिखा हुआ है, आपको याद करना है आपको। फिर आओ जरा 135 पर, मैच द फॉलोइंग कॉलम। ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, सी का जो है तुम्हारा थर्ड हो जाएगा, नहीं, सी का फर्स्ट न्यूक्लियोसोम, और क्लोवर लीफ लाइक मॉडल ये हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक बच्चों, ये तुम्हारे क्वेश्चन सारे डिस्कस हो गए, और फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप आके पूछ सकते हैं। थैंक यू। हेलो बच्चों, वेलकम टू अनअकैडमी। बेटा URTS 10 का जो है सॉल्यूशन देखते हैं जूलॉजी पेपर का। तो देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 में लिखा है, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेजेंस एंड इचिंग ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी आर द सिम्टम ऑफ। देखो, ड्राई स्केली लेजेंस विद इचिंग ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये सिम्टम होता है रिंगवर्म का। यहीं से आंसर तो आ गया। क्वेश्चन नंबर 136 में करेक्ट आंसर इज सेकंड। लेकिन यहाँ पे कॉजेटिव एजेंट भी आपको याद होना जरूरी है कि जो कॉजेटिव एजेंट है रिंगवर्म का, वो 3 जेनेरा के फंगस हैं, जिसमें माइक्रोस्पोरम है, एपिडर्मोफाइटान है ना, 3 जेनेरा है। तो आप उसको याद रखेंगे। कॉजेटिव एजेंट भी याद रखेंगे। कॉजेटिव एजेंट कौन सा है भाई? फंजाई है, फंगस रिंगवर्म काज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्प्लीन। करें स्प्लीन के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट का चयन कीजिए। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आपने पढ़ा है स्प्लीन को, तो स्प्लीन एक सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, कॉमनली कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ये बात सही है स्प्लीन के लिए। इट हैज ए लार्ज रिजर्व ऑफ लिम्फोसाइट एंड फैगोसाइट्स, ये बात भी सही है। इट एक्ट्स एज ए फिल्टर ऑफ ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बात भी सही है। स्प्लीन जो है ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, स्प्लीन इज सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, और ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट। क्योंकि इसमें लिखा है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, हमसे कहा जा रहा था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट का चयन करिए, तो इसमें बेटा इनकरेक्ट हो गया फर्स्ट। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 137 करेक्ट आंसर इज फर्स्ट।
A person was saved from poisonous snake bite by antivenom injection. Which of the following immunity explain this form of protection? देखो एंटीवेनम इंजेक्शन जो है इसमें आप रेडीमेड एंटीबॉडी देते हैं, एक तो आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है, तो जहां जहां नेचुरली लिखा है उसको कट कर दो, और आर्टिफिशियल है, लाइफ टाइम में अचीव किया गया, एक्वायर्ड है और पैसिव है। तो आर्टिफिशियली है, एक्वायर्ड है, पैसिव इम्यूनिटी है, बिकॉज रेडीमेड एंटीबॉडी आर टेकन। रेडीमेड एंटीबॉडीज आर टेकन, क्योंकि रेडीमेड एंटीबॉडीज रिसीव करता बनी बनाई, इसलिए क्वेश्चन नंबर 138 में करेक्ट आंसर हो गया 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 139। तो 138 में 4th हो गया, 139 देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, लिखा है इसमें सब्सिक्वेंट इनकाउंटर विद द सेम पैथोजन इलिसाइट से हाईली इंटेंसिफाइड एनेम्नेस्टिक रिस्पांस। बिल्कुल सही बात है, अगर प्राइमरी रिस्पांस हुआ है तो प्राइमरी रिस्पांस की मेमोरी रहती है हमारी बॉडी में, और सेकेंडरी रिस्पांस जो है वो इंटेंसिफाइड होता है। इलिसाइट से हाईली इंटेंसिफाइड एनेम्नेस्टिक रिस्पांस बहुत फास्ट होता है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 की बात करें, दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट आवर बॉडी अपीयर्स टू हैव मेमोरी ऑफ द फर्स्ट इनकाउंटर। ये स्टेटमेंट भी सही है। यहां से ये पता चलता है कि हमारी शरीर में, हमारी बॉडी में फर्स्ट इनकाउंटर की मेमोरी रहती है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, इसलिए क्वेश्चन नंबर 139 में करेक्ट आंसर बन जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 140। इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन। देखो इंटरनल ब्लीडिंग होगी, अच्छा मस्कुलर पेन होगा, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज होगा। ये किसके इन्फेक्शन से होता है? एंड एनीमिया हो सकती है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एस्केरियासिस का, और एस्केरियासिस इज काज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ बाय एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस, बाय एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस। एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस के इन्फेक्शन से ये होगा, और इसमें करेक्ट आंसर बन जाएगा 3rd। करें किसके इन्फेक्शन से ये होगा? तो एस्केरिस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 141। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग हेल्दी? हेल्दी होने के क्या क्या लाभ हैं? चलो देख लेते हैं भाई। हेल्दी पर्सन इज मोर इफेक्टिव एट वर्क, मोर एफिशिएंट एट वर्क। बिल्कुल सही बात है, ज्यादा एफिशिएंसी से काम करेगा। हेल्थ इंक्रीजेज लॉन्गेविटी ऑफ पीपल्स, यस उनका लाइफ स्पैन ज्यादा होगा। हेल्थ रिड्यूसेज इन्फेंट मोर्टेलिटी, हेल्थ रिड्यूसेज मैटरनल मोर्टेलिटी। सारे के सारे हेल्थ के फायदे हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन बना 141 में 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई 142। सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट। आइए देखते हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। लिख रहे हैं कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू। बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की लाइन। दूसरा स्टेटमेंट है कि इन बायोप्सी द सस्पेक्टेड टिश्यू इज कट इनटू थिन सेक्शन, स्टेन्ड एंड एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप। ये बात भी पूरी तरह से सही है। लिखा है इसमें सेवरल कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू किल cancerous cells, but majority of the drugs have side effect like hair loss, anemia, etc. ये भी सही है। MRI uses strong magnetic field and ionizing radiation to accurately
डिटेक्ट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेज इन द लिविंग टिश्यू। ये बात सही नहीं है। आयोनाइजिंग रेडिएशन नहीं यूज होते, एमआरआई में नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज होते हैं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज होते हैं, है ना। इसलिए ये चौथा वाला गलत हो गया भाई। तो पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा गलत। पांचवा देख लेते हैं। टेक्निक्स लाइक रेडियोग्राफी, टेक्निक्स लाइक रेडियोग्राफी यूज एक्सरे, सीटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, स्कैन एंड एमआरआई आर वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट करेक्ट हो गया, सेकंड करेक्ट हो गया, थर्ड करेक्ट हो गया, फोर्थ इनकरेक्ट हो गया, फिफ्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। तो करेक्ट आंसर बना थर्ड। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 142 करेक्ट आंसर इज सेकंड। 142 में करेक्ट थर्ड हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 143 देख लेते हैं। Which of the following is a wrong for rheumatoid arthritis? Rheumatoid arthritis के लिए कौन सा गलत है? देख लेते हैं कौन सा गलत है। Rheumatoid arthritis एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसमें हमारी बॉडी सेल्फ और नॉन सेल्फ को डिफरेंशिएट करने में फेल कर जाती है। तो rheumatoid arthritis में देखेंगे द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट पैथोजन और फॉरेन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सेल्फ सेल्स इज लॉस्ट। ये बात सही है। कंडीशंस वेयर बॉडी अटैक सेल्फ सेल्स, बिल्कुल सही बात है। IgE एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, ये गलत बात है। इट इज ए टाइप ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये सही है। IgE प्रोड्यूस्ड इन एलर्जिक रिएक्शंस, IgE प्रोड्यूस्ड इन एलर्जिक रिएक्शंस। जो IgE है ये एलर्जिक रिएक्शंस में प्रोड्यूस होती है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में नहीं प्रोड्यूस होती। ये बात गलत थी और हमसे पूछा जा रहा था रॉन्ग फॉर र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसलिए क्वेश्चन नंबर 143 में करेक्ट आंसर बन गया थर्ड, क्योंकि ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। असर्शन क्या है? इन सीवियर केसेस ऑफ न्यूमोनिया the lips and fingernails may turn grey to bluish in color। एसर्शन तो सही है। एनीमिया के सीवियर केसेस में फिंगर एंड नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर, बिल्कुल सही बात है एसर्शन। अच्छा, क्या होता है कि हमारी जो एल्वियोलाई हैं दे आर फिल्ड विद फ्लूइड भर जाता है उनमें, तो एक तो गैस कम आती है, गैसियस एक्सचेंज कम होता है, तो सीवियर केसेस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ जाती है, इसलिए ऐसा होता है। रीजन क्या लिखा है? इन न्यूमोनिया द एल्वियोलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में तो प्रॉब्लम होने की वजह से ऐसा हुआ है। एसर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट and correct explanation of assertion. Hence in question number 144 the correct answer is second. Both assertion and reason are correct and reason is correct explanation of assertion. Next question देखते हैं भाई। Question number 145 the tendency of the body to manifest a characteristic and unpleasant withdrawal syndrome if regular dose of drug or alcohol is abruptly discontinued। अचानक आप कोई ड्रग एडिक्शन है, आप कोई नशा लेते हैं और आपने अचानक उसको रोक दिया अगर, तो जानते हो ये डिपेंडेंस है। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी, आप जो भी नशे वाली चीज लेते हैं उस पर डिपेंडेंस है आपकी। ये डिपेंडेंस की डेफिनेशन दी गई एनसीईआरटी में। कराए द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी to manifest a characteristic and unpleasant withdrawal syndrome if the regular dose of drugs or alcohol is abruptly discontinued। अचानक आपने खाना, आप कोकेन लेते थे, हेरोइन लेते थे, चरस लेते थे, मार्फिन लेते थे, कुछ भी लेते थे,
कैनाबिनॉइड्स लेते थे या LSD टाइप की कोई मेडिसिन लेते थे, हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी जिसकी होती है, ऐसे ड्रग का आप अब्यूज कर रहे थे, तो जब आप अचानक उसको रोक देंगे तो अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम होगा आपको, सैकीनेस हो सकता है, फीवर हो सकता है, शरीर में कपकपी हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, घबराहट बहुत ज्यादा हो सकती है आपको, इसे विड्रॉल सिंड्रोम कहते हैं। एंड दिस इज द एडिक्शन, एडोलेसेंस, डिपेंडेंस, ये डिपेंडेंस है। क्वेश्चन नंबर 145 में करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। 146, which of the following are not the components of innate immunity? देखो innate immunity is based on barriers, और बैरियर्स आपने 4 प्रकार के पढ़े हैं, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर। जैसे देखो स्किन है, ये फिजिकल बैरियर है, मैक्रोफेजेस सेलुलर बैरियर है, न्यूट्रोफिल्स सेलुलर बैरियर है, ये इन्नेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट हैं। म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम फिजिकल बैरियर, नेचुरल किलर सेल सेलुलर बैरियर, ये इन्नेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट हैं। बी लिम्फोसाइट, एंटी लिम्फोसाइट आर द कंपोनेंट ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, they are the component of acquired immunity, they are not the component of innate immunity, है ना। इसलिए करेक्ट आंसर 146 में क्या बना थर्ड, इंटरफेरॉन, साइटोकाइंस, न्यूट्रोफिल्स। इंटरफेरॉन, साइटोकाइंस साइटोकाइन बैरियर में आएगा, न्यूट्रोफिल्स सेलुलर बैरियर में आएगा। तो बी lymphocyte and T lymphocyte are the component of acquired immunity. They are not comes under the barriers. Innate immunity is based on the barriers. Hence, in question number 146, correct answer is third. 147 देख लीजिए भाई, the drugs used to quickly reduce the symptom of allergy are, इसमें आप एंटीहिस्टामाइन यूज कर सकते हैं, एड्रेनालिन यूज कर सकते हैं। कोई भी वो ड्रग जो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है वो एलर्जी के ट्रीटमेंट में यूज की जा सकती है। जैसे आल्डे खाते हैं आप, एविल खाते हैं आप, तो व्हाट इज एलर्जी? इट इज एक्सग्रेटेड रिस्पॉन्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, एक्सेसिव रिस्पॉन्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। जब हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, जब अनायास ही हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है तो एलर्जी होती है। तो कोई भी वो मेडिसिन, जैसे स्टेरॉयड है, जैसे एंटीहिस्टामाइन है, क्योंकि एलर्जी में हिस्टामाइन रिलीज होता है इसलिए एंटीहिस्टामाइन ट्रीटमेंट में आप यूज कर सकते हैं। तो कोई भी वो मेडिसिन जो हमारे इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को सप्रेस करेगी वो इम्यूनिटी के ट्रीटमेंट में यूज की जा सकती। जैसे एंटीहिस्टामाइन एंड एड्रेनालिन, हिस्टामाइन नहीं यूज कर सकते, अल्फा इंटरफेरॉन नहीं यूज कर सकते। तो करेक्ट आंसर 147 में हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 148, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन वाज प्रिपेयर्ड। तो देखिए भाई, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से प्रिपेयर की गई और ट्रांसजीनिक ईस्ट बनाया गया था, ईस्ट से प्रोड्यूस करी गई थी, इश्चेरिचिया कोलाई से नहीं। ईस्ट लिया था, उसको उसके जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाइड किया था थ्रू द process of recombinant DNA technology. Hence, correct answer is fourth, both first and second. In question number 148, correct answer is fourth. Question number 149 देख लेते हैं। Which of the following statement is safest is false for the structure given below? जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है यहाँ पर देख लेते हैं भाई। देखो ये क्या है, ये एंटीबॉडी का कार्टून है। जो हैवी चेन होती है ये 2 होती है, इसको बोलते हैं H2, और लाइट चेन भी 2 है, इसको बोलते हैं L2, H2L2 बोलते हैं। तो देख लेते हैं कौन सी बात सही नहीं है। दे आर रिप्रेजेंटेड एज बाई H2L2, ये बात तो सही है कि H2L2 से इनको रिप्रेजेंट करते हैं, एंटीबॉडी है। दे हैव 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ये भी बात सही है। हैवी चेन जो होती है वो होती है 440 अमीनो एसिड की, है ना, और लाइट चेन होती है 220 अमीनो एसिड की।
तो 2 हैवी चेन, 2 लाइट चेन है, तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। दीज आर सिक्रीटेड बाय टी सेल्स, ये मामला गलत है। दीज आर सिक्रीटेड बाय बी लिम्फोसाइट, बी सेल्स के द्वारा सिक्रीट होती हैं। और जो बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी का सिक्रीशन करती हैं उनका नाम है प्लाज्मा सेल्स, उनका नाम है प्लाज्मा सेल्स। ठीक है ना। तो कह रहे थे कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है, तो करेक्ट आंसर बन गया 149 में थर्ड। These are found in blood, so the response is termed as humoral immune response। ये बात भी सही है, ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 149 में करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 150। Many diseases can be diagnosed by observing the symptoms in the patient. Which group of symptoms are indicative of typhoid? कौन टाइफाइड का इंडिकेटिव है? बिल्कुल हमको याद है, हम लोगों को हाई सस्टेन्ड हाई फीवर होगा, बोलो भाई, स्टमक पेन होगा, वीकनेस होगी, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। तो देखो लिखा है कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प एंड ब्लड क्लॉट। देखो हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड कॉन्स्टिपेशन, यही सही है भाई। किसका सिम्टम है? टाइफाइड का। तो 150 में करेक्ट आंसर क्या हो गया? फर्स्ट, है ना। चलिए और बाकी देख लेते हैं। कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स एंड ब्लड क्लॉट्स, ये किसका सिम्टम है? अमीबियासिस का। ये तो अमीबियासिस का सिम्टम है। थर्ड पे लिखा है नजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, कफ, सोर थ्रोट, हेडेक, ये किसका सिम्टम है? दिस इज द सिम्टम ऑफ कॉमन कोल्ड, ये कॉमन कोल्ड का सिम्टम है। डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक, ये किसका है? तो ये सिम्टम है न्यूमोनिया का, है ना। दिस इज द सिम्टम ऑफ न्यूमोनिया, ये न्यूमोनिया का सिम्टम है, न्यूमोनिया का सिम्टम है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 150 में करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 151 देखो, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। पहला स्टेटमेंट क्या है? हिप्पोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, हिप्पोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन thought that persons with black bile belong to a hot personality would have fever। बिल्कुल सही बात है। विलियम हार्वे डिस्प्रूव्ड गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ, ये भी सही बात है। दोनों जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में इंट्रोडक्शन लिखा है उसी की लाइनें हैं। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की और गुड ह्यूमर ऑफ हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव किया। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 151 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 152 देख लेते हैं। यहां फिल इन द ब्लैंक है। आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ हेम्प प्लांट। अच्छा देखो, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ हेम्प प्लांट से जो ऑब्टेन करते हैं वो क्या है? बेटा यहां से लिखा है हेम्प प्लांट से आप ऑब्टेन करते हैं कैनाबिनोइड्स, कैनाबिस सटाइवा। हेम्प प्लांट का कैनाबिस सटाइवा है। अच्छा कैनाबिस सटाइवा है तो इससे हम प्राप्त करते हैं कैनाबिनोइड्स। इज ए व्हाइट ऑर्डरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड। ये लाइन लिखी है स्मैक के लिए, मॉर्फिन से बनाया जाता है। स्मैक इज ए व्हाइट ऑर्डरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड। तो चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स द ब्लैंक्स A and B respectively. So A is cannabinoids and B is smack. A is cannabinoids and B is smack. Hence in question number 152 correct answer is second। 153 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 153 देख लेते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी इंक्लूड माइक्रोफेजेज, सेलुलर बैरियर है, एनके सेल्स भी सेलुलर बैरियर है, म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम
लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये फिजिकल बैरियर है, याद होना चाहिए आपको, एनसीईआरटी की लाइनें हैं। सलाइवा इन माउथ एंड एसिड इन स्टमक, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फिजियोलॉजिकल बैरियर। ये फिजियोलॉजिकल बैरियर का एग्जाम्पल है। तो हमसे पूछा जा रहा था कि फिजियोलॉजिकल बैरियर कौन सा है। डी एंड ई कहां लिखा है? फोर्थ में लिखा है डी एंड ई ओनली। बाकी किसके एग्जाम्पल है हमने सोल्यूशन में बता दिया आपको। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 153 करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 154 देख लीजिए। एड्स इज काज्ड बाय HIV। Among the following which one is not a mode of transmission of HIV? करें निम्नलिखित में से कौन सा HIV के फैलने का तरीका नहीं है, ट्रांसमिट होने का तरीका नहीं है? ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड, ये तो है, इससे तो फैलेगा। शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, इससे भी फैलेगा। सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, इससे भी फैलेगा। इसीलिए जो है एड्स STD का एग्जाम्पल है। शेकिंग हैंड विद इन्फेक्टेड पर्सन, इससे नहीं फैलेगा। ये तरीका नहीं है ट्रांसमिशन का। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा था कि एड्स के ट्रांसमिशन का कौन सा तरीका नहीं है। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 154 करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 155 देख लीजिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देख लेते हैं भाई। लिखा है न्यूमोनिया पैथोजन इन्फेक्ट्स एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, बिल्कुल सही है। वेयर एज कॉमन कोल्ड पैथोजन अफेक्ट्स नोज एंड अपर रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स, बिल्कुल सही है। कॉमन कोल्ड वाला अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहता है, लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता। और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी व्हिच आर द कॉजेटिव एजेंट ऑफ पैथोजन, कॉजेटिव एजेंट ऑफ न्यूमोनिया, ये एल्वियोलाई को इन्फेक्ट करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 की बात देखें। लिखा है मेटास्टेसिस इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये बात भी सही है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। मेटास्टेसिस क्या होती है भाई? मेटास्टेसिस में जो कैंसरस सेल्स हैं, जो नियोप्लास्टिक हो गई हैं, कैंसरस सेल्स हैं, ये लेयर बाय लेयर छूटती हैं, सरक करके ब्लड में चली जाती हैं, ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती हैं, और फिर ये जहां जहां लॉजिंग करती हैं, जहां जहां लॉज्ड होती हैं, वहां वहां ये नया कैंसर काज करती हैं। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 155 करेक्ट आंसर इज थर्ड। बोथ स्टेटमेंट A एंड B आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 156। The opioid receptors in human body are found in, दो जगह opioid receptors पाए जाते हैं। एक तो CNS में पाए जाते हैं, दूसरे GIT में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। दिस इज आल्सो द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे नहीं, CNS में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे पाए जाते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाए जाते हैं। इसीलिए करेक्ट आंसर बना बोथ सेकंड एंड थर्ड। Hence in question number 156 correct answer is fourth. आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 157 देख लें। How many drugs given below are considered to be hallucinogenic? तो देखो hallucinogenic इसमें 4 है ना, एट्रोपिन नहीं है, इसमें hallucinogenic 4 है। मैरिजुआना, मॉर्फिन, धतूरा, एट्रोपिन, कोकेन, स्मैक। तो hallucinogenic इसमें 4, करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। मैरिजुआना है, धतूरा है, कोकेन है, इसमें एक है ना, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। 4 इसमें है जिनमें हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी है। ठीक है भाई। एट्रोपिन नहीं है, 2 नहीं है इसमें। कोकेन में भी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो मैरिजुआना, मॉर्फिन, धतूरा और इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। 157 में करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, चूंकि 4 है इसमें। ठीक है भाई, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 157 में सेकंड आंसर हो जाएगा। हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी वो है जिसमें आप साउंड को देखने लगते हैं। आदमी कहता है हियरिंग साउंड, सीइंग
हियरिंग कलर, सीइंग साउंड। कलर सुनाई देने लगता है और साउंड दिखाई देने लगता है। तो करेक्ट आंसर 157 में हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 158। चूज द करेक्ट सेट ऑफ डिजीजेज व्हिच स्प्रेड बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, देखो फाइलेरिया, मलेरिया, ये तो वेक्टर बॉर्न डिजीज हो जाएगी, ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है ना, वेक्टर बॉर्न डिजीज। एस्केरियासिस, अमीबिया, अमीबिक डिसेंट्री, ये दोनों कंटामिनेटेड फूड और वाटर से फैले। तो क्वेश्चन नंबर 158 में करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 159। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। लिखा है कि इट रिप्रोड्यूसेज एसेक्सुअली ओनली इन लिवर सेल ऑफ ह्यूमन, गलत हो गया। आरबीसी में भी। गैमेटोसाइट्स आर फॉर्म्ड इन मॉस्किटोज गट, गलत हो गया। गैमेटोसाइट ह्यूमन के बॉडी में बनता है। स्पोरोजोइट्स आर स्टोर्ड इन सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 159 में करेक्ट आंसर इज थर्ड। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन ह्यूमन आरबीसी, ये भी गलत है। फर्टिलाइजेशन तो होता है गट में और बाकी का डेवलपमेंट होता है इन द वॉल ऑफ गट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फीमेल एनोफिलीज की गट में, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन में। कहां कहां होता है? लीवर सेल में होता है और आरबीसी में होता है। क्वेश्चन नंबर 160 देख लेते हैं। इन्फेक्टेड सेल्स कैन सर्वाइव व्हाइल वायरस आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज्ड। दिस स्टेटमेंट यूज्ड फॉर व्हिच सेल? तो मैक्रोफेजेज के लिए स्टेटमेंट लिखा गया है एड्स में, और मैक्रोफेजेज एक्ट्स एज फैक्ट्री फॉर HIV। HIV की फैक्ट्री की तरह काम करती है मैक्रोफेजेज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 160 में सेकंड। इसके अंदर जो है इन्फेक्टेड सेल सर्वाइव भी करती रहती है और वायरस उसके अंदर रेप्लिकेट करके अपनी संख्या को बढ़ाता भी रहता है। 160 के बाद देख लो 161। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज आर वेक्टर बॉर्न डिजीजेज? कौन कौन सी डिजीजेज वेक्टर बॉर्न है ना? कॉमन कोल्ड वेक्टर बॉर्न नहीं है। डेंगू है, मच्छर से फैलेगा। फाइलेरियासिस मच्छर से फैलेगा, वेक्टर बॉर्न डिजीज है। एस्केरियासिस नहीं है, इन्फेक्टेड फूड और वाटर से। टाइफाइड नहीं है। मलेरिया है। न्यूमोनिया नहीं है। अब देख लो भाई कितनी डिजीज आ गई। डेंगू 1, फाइलेरियासिस 2, मलेरिया 3। तो इसमें 3 बीमारियां लिखी हैं जो कैसी हैं? वेक्टर बॉर्न डिजीज हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 161 में करेक्ट आंसर बनेगा फर्स्ट। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 162 देख लेते हैं। ये कैनाबिनोइड्स हैं, सीधे सीधे एनसीईआरटी में लिखा है। ये कैनाबिनोइड्स हैं, और कैनाबिनोइड्स किसको इफेक्ट करते हैं? कैनाबिनोइड्स इफेक्ट द कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन। कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन को इफेक्ट करते हैं। मॉर्फिन नहीं है, CNS डिप्रेसेंट, यूफोरिया, कोकेन भी नहीं है, स्मैक भी नहीं। Correct answer is first. These are cannabinoids and affect cardiovascular function. ये cardiovascular function को affect करते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 में देखो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या लिखा है। पहला स्टेटमेंट लिखा है द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स प्रोवाइड द साइट फॉर इंटरैक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद द एंटीजन which then proliferate to become effector cell। गलत बात है। ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन नहीं करते, ये काम सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में होता है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन आर दोज वेयर इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। ये भी गलत। ये प्राइमरी लिम्फोइड, इसमें प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का स्टेटमेंट सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में लिख दिया गया है,
और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन का स्टेटमेंट प्राइमरी में लिख दिया गया है। ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हैं, इनकरेक्ट हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 163 में करेक्ट आंसर बनेगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 164 देख लेते हैं। चूज द मिसमैच विद रिस्पेक्ट टू कैंसर डायग्नोसिस। कैंसर डायग्नोसिस में मिसमैचिंग क्या है? बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज फॉर मैलिग्नेंसी, बिल्कुल सही बात है। बोन मैरो टेस्ट टू डिटेक्ट ल्यूकीमिया, ये भी सही बात है। एमआरआई यूजेज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, ये भी सही बात है कि एमआरआई जो है इसमें यूजेज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, ये भी सही है। सीटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी यूजेस गामा रेज टू जनरेट 3 डायमेंशनल, गलत बात है। गामा रेज की जगह पर एक्स रेज होनी चाहिए, गामा रेज की जगह पर एक्स रेज होनी चाहिए, ये बात गलत है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 164 में करेक्ट आंसर हो गया 4। और बेटा क्वेश्चन नंबर 165 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 165 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 165 में लिखा है इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर मॉस्किटो एंड ह्यूमन रेस्पेक्टिवली। तो मॉस्किटो के लिए इन्फेक्टिव स्टेज होता है गैमीटोसाइट, गैमीटोसाइट स्टेज, और ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज होता है स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट। तो देख लो रेस्पेक्टिवली लिखा है तो पहले गैमीटोसाइट लिखा होना चाहिए, उसके बाद स्पोरोजोइट लिखा होना चाहिए। तो 165 में करेक्ट आंसर हो गया सेकंड, गैमीटोसाइट्स एंड स्पोरोजोइट। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 165 करेक्ट आंसर इज सेकंड। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूआरटीएस 10 के जूलॉजी डिस्कशन में। बेटा तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 166 से अपन लोग देख रहे हैं और स्टेटमेंट बेस्ड यहाँ पर अपना क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है, नीट पैटर्न पे बेस्ड डबल स्टार क्वेश्चन। बेटा आइए देखते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 166, एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस आर यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप जो है एंटीबॉडीज कैंसर डिटेक्शन के लिए कई सारी तकनीक्स हमारे पास है, बायोप्सी है, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज वगैरह है और डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स है जिसमें आप एंटीबॉडीज की मदद से भी कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। आपने कोई कैंसरस टिश्यू लिया, उस कैंसरस टिश्यू को आपने लेबोरेटरी के अंदर रखा और वहीं पर ही बेटा आपके पास जो पहले से प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज किसी कैंसर के लिए, जैसे मान लो आपको किसी पर्टिकुलर कैंसर के बारे में लग रहा है, संदेह है इस पर्सन के अंदर वो हो सकता है, तो उसकी एंटीबॉडीज को उसके सेल्स के साथ बेटा रिएक्ट जब आप कराएंगे तो अगर रिएक्शन हो गई है, इसका मतलब जो कैंसरस एंटीजन आपके सेल्स में मौजूद है उसके साथ एंटीबॉडी बाइंड हो पा रही है, यानी आपके सेल्स के अंदर कैंसरस ग्रोथ शुरू हो चुकी है, आपकी बॉडी के अंदर कैंसरस सेल मौजूद है। यानी एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसरस स्पेसिफिक एंटीजेंस जो आपके सस्पेक्टेड टिश्यू में थे उनके अगेंस्ट, उनके खिलाफ अगर बेटा एंटीबॉडीज ने वर्क शो कर दिया, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जिसको एग्लूटिनेशन कहते हैं, अगर वो हो गई तो बेटा आप जो है कंफर्म कर सकते हैं कि आपके टिश्यू के अंदर कैंसरस ग्रोथ हो रही है, कैंसरस सेल्स मौजूद है। एलाइजा भी कहीं ना कहीं इसी पे बेस्ड होती है बेटा, जो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट ऐसे है उसमें भी यही प्रिंसिपल इस्तेमाल किया जाता है, कहीं ना कहीं यही यूज होता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन करवाई जाए। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, अल्फा इंटरफेरॉन्स आर बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स दैट एक्टिवेट इम्यून सिस्टम एंड हेल्प्स इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर्स। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। आपकी बॉडी में अगर कैंसरस सेल मौजूद है बेटा तो ये कैंसरस सेल जो है ये अवॉइड कराते हैं खुद का डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सेल्स। जो अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं बेटा उनसे ये छुपे रहते हैं, खुद का डिस्ट्रक्शन उनसे बचाते हैं। तो पर्सन को या फिर पेशेंट को बेटा उसके इम्यून सिस्टम एक्टिवेट कराने के लिए आप जो है अल्फा इंटरफेरॉन्स प्रोवाइड करते हैं उसको, और उसी से बेटा कहीं ना कहीं उसका इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्ट हो जाता है, इन कैंसरस सेल्स को फाइंड करने लगता है और साथ ही इन्हें खत्म करने की कोशिश करता है। तो बायोलॉजिकल इम्यून रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स के रूप में अल्फा इंटरफेरॉन्स को यूज किया जाता है कैंसरस पेशेंट के अंदर, ताकि उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो और उसके ट्यूमर को, उसकी कैंसरस ग्रोथ को बेटा डिस्ट्रॉय कर सके। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला भी ट्रू दूसरा भी ट्रू, और ऐसा ऑप्शन आपको दिया है बेटा ऑप्शन नंबर 4 में, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। तो 166 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं बेटा, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और उसमें से आपको पहचानना है गलत वाला स्टेटमेंट। आइए देखते हैं। With repeated use of drugs, the tolerance level of the receptors represent
इन आवर बॉडी इंक्रीजेज, प्रेजेंट इन आवर बॉडी इंक्रीजेज। यहाँ पर जो बेटा रिपीटेड यूज अगर आप किसी ड्रग का करते हैं तो शुरुआत में उसके रिसेप्टर्स का संख्या कम होती है और पर्टिकुलर उन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होने पर आपको उस ड्रग का जो है जो भी इम्पैक्ट है वो महसूस होने लगता है। लेकिन आप समय के साथ देखेंगे तो रिसेप्टर्स जो है उनकी संख्या बढ़ जाती है, टॉलरेंस लेवल्स बॉडी की बढ़ जाती है, तो आपको जो पर्टिकुलर अमाउंट जो उस ड्रग की पहले ले रहे थे वो कहीं ना कहीं आपको असर नहीं कर पाती है, तो ज्यादा अमाउंट कहीं ना कहीं ली जाती है ना। इसी प्रकार से टॉलरेंस लेवल बढ़ने के कारण ही और ज्यादा एडिक्शन होता है और ज्यादा रिसेप्टर्स बॉडी के अंदर फॉर्म होते हैं। तो जैसे जैसे आप रिपीटेड यूज करेंगे ड्रग का तो टॉलरेंस लेवल जो है रिसेप्टर्स जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे वो इंक्रीज होती चली जाएगी, टॉलरेंस लेवल भी बढ़ती चली जाएगी, फिर डोज ऑफ ड्रग जो है वो इंक्रीज होने लग जाती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है बेटा, आपको रॉन्ग फाइंड करना है। स्मोकिंग इंक्रीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन ब्लड एंड रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ हीम बाउंड ऑक्सीजन। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसकी बाइंडिंग एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू CO2 एंड ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा इसकी बाइंडिंग एफिशिएंसी है। तो अगर आपके ब्लड में स्मोकिंग के थ्रू अगर ये एंटर होता है तो ये हीम बाउंड ऑक्सीजन को तोड़वाकर खुद बाइंड हो जाएगा बेटा और फॉर्म कर देगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जब कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ती है बेटा हीमोग्लोबिन के साथ तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक हो जाएगा और CO जब जुड़ जाएगी तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म हो जाएगा बेटा। ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगला देखेंगे, हीरोइन इज अ केमिकली डाइएसिटाइल मॉर्फिन। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। हेरोइन को जब आप एसिटाइलेशन जब बेटा मॉर्फिन का करेंगे तो बेटा आपको जो मिलेगी ड्रग वो मॉडिफाइड ड्रग होगी और उसी का नाम हेरोइन होता है बेटा, जिसको स्मैक भी कहते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट बात है। अगला देखेंगे, एट्रोपा बेलोडोना एंड धतूरा आर यूज्ड एज मेडिसिन इन डिप्रेशन एंड इंसोम्निया केस। मेडिसिन डिप्रेशन और इंसोम्निया वाले केस में अगर कोई पर्सन बेटा डिप्रेशन में है, इंसोम्निया से नींद नहीं आ रही है तो आप ट्रैंक्विलाइजर सुने देंगे और ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं बेटा बार्बिचुरेट्स और बेंजोडाइजेपिन्स। बार्बिचुरेट्स और बेंजोडाइजेपिन्स बेटा ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं जो आपकी बॉडी को, स्लीपिंग पिल्स भी इन्हें कहते हैं। तो ये एट्रोपा बेलोडोना और धतूरा ये तो हेलुसिनेजेनिक होती है बेटा, ये हेलुसिनेशंस कॉज करेगी, ना कि उस पर्सन को एज अ मेडिसिन दी जाएगी जिसके अंदर डिप्रेशन और इंसोम्निया वाला केस चल रहा है। तो यहाँ बार्बिचुरेट्स और बेंजोडाइजेपिन्स होना चाहिए था, तो ये स्टेटमेंट बेटा गलत हो गया। तो यहाँ पर आपको मार्क रॉन्ग करना था, तो 167 में करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा फोर्थ ऑप्शन, जो कि गलत है। आगे बढ़ते हैं। दो स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 168 में, आइए पढ़ते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। टेक्स टाइम टू शो इट्स फुल इफेक्टिव रेस्पॉन्स। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप जानते हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी जो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी का टाइप है, उसके अंदर एक्टिव आप कब कहते हैं, जब आपको कोई नेचुरली पैथोजन कोई इन्फेक्ट करे या फिर आप वैक्सीन वगैरह जब लगवा रहे हो, यानी आपका खुद का इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व हो बेटा, तो ये एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होती है क्योंकि पहले इसमें जनरेट होता है बेटा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जो लो इंटेंसिटी का रहता है। फिर उसके बाद जब सेकंड एक्सपोजर, उसी पैथोजन का जब सेकंड एक्सपोजर होता है बेटा, तब जाके सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है जिसमें हाई अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज फॉर्म होती है, मेमोरी पे ये बेस्ड होता है। तो जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है बेटा, जो शुरुआत है वो स्लो होती है, धीरे होती है और समय लगता है बेटा एक्टिव इम्यूनिटी को अपना फुल इफेक्टिव रेस्पॉन्स देने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा और ये सही है, करेक्ट है अबाउट एक्टिव इम्यूनिटी। अगला देखेंगे, व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट्स कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। पैसिव यानी जब आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम का कोई रोल ना हो उस पैथोजन से लड़ने में, यानी आपका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज नहीं फॉर्म कर रहा, आप प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज ले रहे हैं, रेडीमेड एंटीबॉडीज ले रहे हैं, तो उस दौरान जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का टाइप होगा वो पैसिव इम्यूनिटी कहलाएगा बेटा, चाहे वो नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो। यहाँ प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज अगर दे रहे हैं जिसमें आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम का रोल नहीं है तो वही पैसिव इम्यूनिटी कहलाता है बेटा। नेचुरली आ रही है तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, जबकि आर्टिफिशियली आप सीरम्स के थ्रू दे रहे हैं तो वो हो गया बेटा आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी जो कि एक्वायर्ड टाइप की है ना। तो ये भी करेक्ट है, ऊपर वाला भी करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको ऑप्शन बेटा फर्स्ट वाला 168 का फर्स्ट ऑप्शन बेटा। आगे बढ़ते हैं। मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ दो कॉलम आपको दी हुई है, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। बेंजोडाइजेपिन्स बेटा ट्रैंक्विलाइजर सिडेटिव की तरह यूज किए जाते हैं, सिडेटिव नहीं सॉरी, मेंटल केस, इंसोम्निया और इलनेस, मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन हो गया है और इंसोम्निया हो गया है, वहां ये यूज किए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। ए वाला मैच कर रहा है बेटा क्यू के साथ। चरस, चरस जो कि कैनाबिनॉइड है बेटा, ये कैनाबिनॉइड के लिए यहाँ पे करेक्ट कॉलम में आपको देखने को मिलता है पी वाला पॉइंट। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करेंगे, जी हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ए का क्यू और बी का पी हो गया। सी कोक जो कि कोकेन है बेटा, ये कोकेन डोपामिन के
ट्रांसपोर्ट को इंटरफेयर करती है। जी हाँ, यहाँ पे आ गया बेटा कोका एल्कलॉइड्स के लिए एस वाला पॉइंट बेटा। जबकि मॉर्फिन जो कि सिडेटिव और पेन किलर की तरह इस्तेमाल की जाती है उन पर्सन के अंदर जिनकी हाल ही में सर्जरी हुई हो, तो यहाँ पर हो गया बेटा करेक्ट मैचिंग। ए का क्यू बी पी सी एस एन डी आर, ये दिया है आपको क्यू पी एस आर दिया है बेटा सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, पहचानना है कि करेक्ट वाला कौन सा है। आइए देखते हैं। इनेट इम्यूनिटी इज अ पैथोजन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। जी नहीं, इनेट इम्यूनिटी नॉन पैथोजन स्पेसिफिक होती है। बैरियर्स इसके अंदर इंक्लूड है फिजिकल बैरियर, साइटोकाइन बैरियर, सेलुलर बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर, जो कि सभी पैथोजन के लिए समान होते हैं, चाहे वो हेलमिंथ हो, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, तो नॉन पैथोजन स्पेसिफिक होती है। ये गलत हो गया बेटा। अगला देखिए, फिजिकल बैरियर्स इंक्लूड एसिड इन स्टमक एंड सलाइवा इन माउथ। ये नहीं, ये सीक्रेशंस है बेटा, और सीक्रेशंस जो है वो फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, ना कि फिजिकल बैरियर के अंदर। ये गलत हो गया। फिजिकल बैरियर में स्किन आएगी और साथ ही म्यूकोसल एपिथेलियम्स आएंगी बेटा, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की एपिथेलियम हो गई है, इनर वाली यूरोजेनिटल ट्रैक्ट की हो गई है, ऐसी एपिथेलियम्स आएगी बेटा। स्किन आर इंटरफेरॉन्स आर सीक्रेटेड बाय वायरस इंफेक्टेड सेल। जी हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये साइटोकाइन बैरियर का कहीं ना कहीं एग्जांपल है। इंटरफेरॉन्स जो वायरस इंफेक्टेड सेल्स रिलीज करता है ताकि आसपास वाले सेल्स के अंदर जो प्रोटीन मशीनरी चल रही है वो बंद हो जाए बेटा। तो इंटरफेरॉन्स ये बिल्कुल सही वाला पॉइंट हो गया यहाँ पर, यही आंसर होगा। और मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स प्रोवाइड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जी नहीं, इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, ये सेलुलर बैरियर के अंदर आते हैं बेटा। सेलुलर बैरियर है, दोनों के दोनों बेटा फेगोसाइटिक सेल्स है। एक ग्रेनुलोसाइट है, एक अग्रेनुलोसाइट है, दोनों WBC है बेटा। तो आप देखेंगे 170 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। How many of the statements given below are the examples of artificial acquired passive immunity? देख लीजिए एक बार जल्दी से। आप देखते हैं कि acquired immunity जो है, ये acquired immunity दो पार्ट में कहीं ना कहीं डिवाइड है बेटा। एक है एक्टिव और एक है पैसिव। एक्टिव किसे कहते हैं? जब अक्वायर्ड का मतलब क्या होगा? जो आपने पैदा होने के बाद अक्वायर की है बेटा, यानी किसी पैथोजन की वजह से या फिर किसी वैक्सीनेशन की वजह से आपने इसे अक्वायर किया है आपके पैदा होने के बाद बेटा। इनेट का अलग है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ये दोनों आते हैं। एक्टिव मतलब जब आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व हो, और पैसिव मतलब जब इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व ना हो। एक्टिव में भी आपके पास नेचुरल भी आता है और एक्टिव में ही आपके पास पैसिव भी आता है बेटा। सॉरी, पैसिव नहीं, आर्टिफिशियल आता है, आर्टिफिशियल। वैसे ही पैसिव में भी आपके पास नेचुरल वाला टाइप आएगा और साथ ही आर्टिफिशियल वाला टाइप आएगा बेटा, आर्टिफिशियल वाला टाइप आएगा। एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी आपके इम्यून सिस्टम का रोल है, और नेचुरल कहीं ना कहीं ये आपके अंदर हो रही है, यानी इसका एग्जांपल हो जाएगा बेटा कोई भी नेचुरल इन्फेक्शन, जैसे टाइफाइड हो गया किसी को, तो टाइफाइड वाला बैक्टीरिया जब बॉडी के अंदर आया तो इम्यूनिटी जो जनरेट होगी आपके अंदर वो है बेटा नेचुरल एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी उसे कहेंगे। आर्टिफिशियल जब आप जबरदस्ती अपने इम्यून सिस्टम को सिग्नल दे रहे हैं कि आप एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कीजिए, इसका एग्जांपल हो जाएगा बेटा वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन बेटा आर्टिफिशियल एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी का टाइप है। इसमें आपकी बॉडी इम्यून सिस्टम के सेल्स प्रोड्यूस कर रही है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही है बेटा अगेंस्ट। नेचुरल भी हो सकता है और साथ ही वैक्सीनेशन के थ्रू भी हो सकता है, जबरदस्ती आप इसे करवा रहे हैं, इंटेंशनली करवा रहे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे पैसिव वाले में, एक होगा नेचुरल आर्टिफिशियल। इसमें भी नेचुरल और आर्टिफिशियल। पैसिव का मतलब जब आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम का रोल नहीं है तो बेटा देखना ध्यान से, नेचुरली भी आपके अंदर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज आ सकती है और आप इंटेंशनली भी प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज दे सकते हैं। नेचुरल का क्या एग्जांपल हो जाएगा? सर कोलोस्ट्रम होगा। कोलोस्ट्रम जो माँ के दूध से आ रहा है बेटा, इसके अंदर IgA एंटीबॉडीज कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, तो क्या आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम का रोल है क्या IgA बनाने में? नहीं, माँ से आ रही है यानी पैसिव है। और नेचुरली आ रही है, जी हाँ बिल्कुल सही बात है। प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाने वाली IgG एंटीबॉडी भी इसी के अंदर आएगी बेटा। तो ये दोनों जो है नेचुरल पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप हो जाते हैं बेटा। जबकि आर्टिफिशियली आप सीरम्स वगैरह इसके अंदर एग्जांपल रखेंगे बेटा, जैसे एंटी टेटनस सीरम हो गया है और इसके साथ साथ स्नेक वेनम के अगेंस्ट बेटा सीरम हो गया है। ये सारे के सारे आपको आर्टिफिशियल पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ आपसे क्या पूछा गया है? वो ऑप्शंस, वो पॉइंट्स जो आर्टिफिशियल अक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में बात करते हो। पैसिव है, अक्वायर्ड है और आर्टिफिशियल है, यानी सीरम्स वगैरह आपको ढूंढने हैं, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज ढूंढनी है जो सीरम की फॉर्म में आप आर्टिफिशियली दे रहे हैं, इंटेंशनली दे रहे हैं, किसी टॉक्सिक को खत्म करने के लिए, किसी टॉक्सॉइड को, किसी टॉक्सिन्स को खत्म करने के लिए, जैसे वेनम हो गया है या फिर टेटनस के बैक्टीरिया द्वारा बनाया गया टॉक्सॉइड हो गया है, टॉक्सिन हो गया है, सॉरी।
तो देखते हैं पहला पॉइंट, इन केस ऑफ स्नेक बाइट द इंजेक्शन व्हिच इज गिवन टू द पेशेंट कंटेन प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट द स्नेक वेनम। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे आप सीरम देंगे जिसके अंदर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज है, पैसिव है, जी हाँ, आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम का रोल नहीं है, साथ ही आर्टिफिशियल है, बिल्कुल सही है। एक पॉइंट उसके रेस्पेक्ट में हो गया। दूसरा देखेंगे, फीटस रिसीव्ड सम एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर थ्रू प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये आईजीजी एंटीबॉडीज की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कौन से टाइप में आएगी बेटा, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आएगी, ना कि आर्टिफिशियल एक्वायर्ड। ये नेचुरल का है बेटा, नेचुरल आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी का ये पॉइंट हो जाता है बेटा, ये गलत है इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में। Colostrum secreted by mother during initial days of lactation has abundant IgA to protect the infant। ये भी बेटा आपका नेचुरल एक्वायर्ड आर्टिफिशियली कहीं ना कहीं नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का ये बेटा पॉइंट है आपका। नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का ये हो गया बेटा, नेचुरल पैसिव कहीं ना कहीं ये बेटा, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का ये आपका पॉइंट हो जाता है। ये दोनों पॉइंट बेटा नेचुरली कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर आ रहे हैं और आपके इम्यून सिस्टम का रोल नहीं है, तो पैसिवली ही हो गया है। ठीक है, ठीक है। अगला देखते हैं, एटीएस जो कि सीरम है, प्रोवाइड टेम्पररी प्रोटेक्शन इन केस ऑफ इंजरीज एंड बर्न। जी हाँ, जब टिटनेस बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा बेटा, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, तो ये जब टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगा, तो उन टॉक्सिन्स के अगेंस्ट आप जो सीरम इस्तेमाल करेंगे वो भी बेटा आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी के अंदर आएगा। तो दो पॉइंट ऐसे हैं जो आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो दो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, तो ये 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखेंगे एचआईवी। एचआईवी एक वायरस है बेटा जो एड्स डिजीज कॉज करता है, एड्स डिसऑर्डर कॉज करता है बेटा ह्यूमंस के अंदर। तो एचआईवी जो वायरस है ये टाइप का रेट्रो वायरस है बेटा। ऑप्शंस के यहाँ पर अगर जाए, फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने हैं, तो ये एक प्रकार का रेट्रो वायरस है जिसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मौजूद है, और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है ये कंपोज होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। एचआईवी रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल। जी हाँ, चाहे वो टी हेल्पर सेल हो और या फिर मैक्रोफेजेस हो। इट इज कंसीडर्ड एज रेट्रोवायरस बिकॉज इट यूजेस एन एंजाइम जिसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज टू कन्वर्ट इट्स आरएनए इनटू डीएनए। वायरल आरएनए को वायरल डीएनए में कन्वर्ट कर देता है और इस वायरल डीएनए को होस्ट के जीनोम के साथ इनकॉर्पोरेट कर देगा और अपनी कॉपीज प्रोड्यूस करेगा बेटा। तो करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे हो गए रेट्रोवायरस, आरएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, आरएनए एंड डीएनए। जी हाँ, बिल्कुल सही है। 172 का आंसर फर्स्ट हो गया बेटा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, राइनो वायरस नहीं है, एडिनो वायरस नहीं है। ठीक है, अगला देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 173, which of the following gives the correct matching of the disease with its causative organism and mode of transmission। ये डिजीज है, ये causative organism है और ये किस तरीके से वो फैल रहा है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इंपॉर्टेंट है बेटा। आइए देखते हैं। मलेरिया, मलेरिया के बारे में आप जानते हैं कि इसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स भी कॉज करता है, ओवेल भी करता है, मलेरिया भी करता है और फाल्सीवेरम भी करता है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म सही दिया है। बाइट ऑफ मेल एनोफिल्स, मेल नहीं बेटा, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो होना चाहिए, पहला इनकरेक्ट हो गया। दूसरा टाइफाइड है, साल्मोनेला टाइफी से कॉज करता है, एक बैक्टीरिया है, ये प्रोटोजोन था जो ऊपर वाला था बेटा, मलेरिया वाला, और ये फैलता है विद इंस्पायर्ड एनर्जी नहीं, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू फैलता है बेटा, फीको ओरल रूट के थ्रू फैलता है टाइफाइड, ये गलत हो गया। निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जी हाँ ये बैक्टीरिया है, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है और ये एक प्रकार का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। जी हाँ, कफिंग और स्नीजिंग ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन से बेटा ये हेल्दी पर्सन के अंदर बाय एयर यानी इंस्पायर्ड एयर के साथ जा सकता है, ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन बिल्कुल सही दिया है। निमोनिया का, कॉमन कोल्ड का यही होता है बेटा। अगला देखेंगे एलिफेंटियासिस बुचेरिया पेनक्रोफ्टाई, जी हाँ सही है, लेकिन विद इन्फेक्टेड वाटर एंड फूड, जी नहीं, ये फैलता है क्यूलेक्स मॉस्किटो, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो की बाइट से बेटा। वेक्टर इसका मौजूद है, वेक्टर है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं बुचेरिया पेनक्रोफ्टाई के लिए, तो यहाँ ये भी गलत हो गया बेटा। सही आपको कौन सा मिला विद पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वो है निमोनिया। तो 173 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, थर्ड ऑप्शन। अगला देखेंगे, कुछ दो स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं, करेक्ट ऑप्शन उनके रेस्पेक्ट में पूछना है। स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बी। स्टेटमेंट ए पढ़ते हैं, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका इज अ पैरासाइटिक इन द पैरासाइट इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। जी हाँ बिल्कुल सही बात है। आपको डिजीज अगर याद करनी है बेटा, तो डिजीज के रेस्पेक्ट में आप उस सबसे पहले उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है, पैथोजन जो है वो याद कीजिए, फिर उसके बाद उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, और फिर उसके बाद वो आपकी बॉडी में किस साइट पे इन्फेक्ट कर रहा है, साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है, ये तीन बातें आपको याद रखनी है। तो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका लार्ज इंटेस्टाइन का पैरासाइट है बेटा, और इसी ये कॉज करता है अमीबाइसिस या अमीबिक डाइजेंट्री, जो कैरेक्टराइज बाय उसके सिम्टम्स है बेटा, कॉन्स्टिपेशन हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया, क्रैम्प्स हो गया, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। जी हाँ ये भी सही है, बिल्कुल सही सिम्टम्स यहाँ दिए हुए हैं।
जबकि ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पाथ जो है वो एस्केरियासिस के लिए होता है बेटा, और परफोरेशन ऑफ इंटेस्टाइन जो है वो बेटा होता है टाइफाइड के लिए। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कुछ कोड, या फिर मैं कहूं एक प्रॉपर जो है टैग लाइन इन सिम्टम्स की हर डिजीज के लिए याद रख सकते हैं जिनसे क्वेश्चन आता है। तो टाइफाइड के लिए सस्टेन्ड हाई फीवर भी हो गया, परफोरेशन हो गया, जब ब्लॉक हो जाए तो वो एस्केरियासिस के लिए है, और एक्सेस म्यूकस और ब्लड क्लॉट्स हो तो अमीबाइसिस के लिए है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है बेटा, और ये आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, 174 का फर्स्ट। अगला देखेंगे, मैच द फॉलोइंग कॉलम, कॉलम फर्स्ट दी हुई है, कॉलम सेकंड दी हुई है, आपको पैथोजन का टाइप बताना है कि ये क्या है। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा एक प्रकार का बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया के लिए बेटा सेकंड पॉइंट मैच हो रहा है। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका ये एक प्रोटोजोन है बेटा, प्रोटोजोन डिजीजेस 2 हैं, एक मलेरिया है, एक अमीबाइसिस है, तो ये हो गया बेटा थर्ड वाला, इसके लिए करेक्ट मैचिंग। एचआईवी एक वायरस है, और वायरस फर्स्ट पे दिया है बेटा। विचुरिया बैनक्रॉफ्टाई एक निमेटोड है, एक एस्केलमिंथ है, ये हेलमिंथ डिजीज है बेटा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि निमेटोड आपको दिया हुआ है 4th पॉइंट में बेटा, निमेटोड जो कि एनिमल किंगडम के अंदर बताया जाता है बेटा। और माइक्रोस्पोरम ये एक प्रकार का बेटा, माइक्रोस्पोरम एक फंगस है, याद कीजिए जो तीन जेनरा थे बेटा फंगस के जो ह्यूमंस में रिंग वॉर्म कॉज करते हैं, एपिडर्मोफाइटन, ट्राइकोफाइटन और माइक्रोस्पोरम, ये 5th यहाँ पर मैच हो रहा है। तो सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ आपको दिया है बेटा सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा बेटा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 176 मैलिग्नेंट मलेरिया बेटा, ये आसान सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। मैलिग्नेंट मलेरिया जो कि फटल होता है, जानलेवा होता है, वो कॉज किया जाता है बेटा फाल्सीफेरम के द्वारा, क्योंकि इसकी जो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल है वो काफी शॉर्ट होती है। तो जल्दी जल्दी जब एरिथ्रोसाइटिक साइकिल कंप्लीट होगी तो हीमोग्लोबिन ग्रैन्यूल्स बार बार बनेंगे, जल्दी जल्दी कहीं ना कहीं उस फीवर के अंदर, उस पेशेंट के अंदर छोटे छोटे ड्यूरेशन में बेटा चिल्स और फीवर के अटैक आने लगेंगे। तो 176 में आप देखेंगे कि 4th ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जा रहा है, यही आंसर है बेटा। और इसी फाल्सीफेरम के अंदर बेटा आप देखेंगे तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत फास्ट रेट से होगा, इस कारण से फटल भी होता है अगर इलाज नहीं किया जाए। तो 176 का 4th ऑप्शन बेटा। अगला देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू माल्ट। माल्ट के रेस्पेक्ट में आपको ढूंढना है। माल्ट के बारे में आप जानते हैं ये एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है बेटा, जहां पर जो लिम्फोसाइट्स है उनके लिए बेटा साइट ऑफ इंटरेक्शन विद एंटीजन प्रोवाइड करते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, और ये हमारी बॉडी में लिम्फ नोड्स हैं, स्प्लीन्स हैं, और ये माल्ट है बेटा, पेयर्स पैचेस है, टॉन्सिल्स है, कई सारी चीजें बेटा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की तरह है, जहां आप लिम्फोसाइट्स को मैच्योर होने के बाद रख देते हैं। और ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन बेटा ब्लड फिल्टरिंग साइट्स होती हैं जैसे स्प्लीन है, या फिर लिम्फ फिल्टरिंग साइट होती है जैसे लिम्फ नोड्स है। वहां जो है आपके फ्लूइड को छाना जा रहा है तो बेटा उसमें कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे वहां ट्रैप कर लिए जाएंगे, और वहीं पर ही आपने लिम्फोसाइट्स रख रखे हैं तो वो जो है इंटरेक्शन करेंगे उस एंटीजन के साथ। तो इंटरेक्शन के साइट प्रोवाइड करते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, जबकि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बेटा प्रोडक्शन करवाते हैं और साथ ही एंटीजन सेंसिटिव बनाने का काम करते हैं लिम्फोसाइट्स को। तो माल्ट होता क्या है वास्तव में, ये म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है बेटा, सेकेंडरी लिम्फोइड में आता है। और ये कौन सी म्यूकोसा की बात कर रहे हैं, ये म्यूकोसा है आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बेटा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। ये म्यूकोसा है आपकी यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट की या यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट की। ये म्यूकोसा है आपकी एलिमेंट्री कैनाल की। इन सभी म्यूकोसा पे बेटा ये आपके माल्ट जो है यानी जो म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है वो प्रेजेंट होते हैं। इसी एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की म्यूकोसा में आपके अपेंडिक्स वगैरह प्रेजेंट है, इसके साथ साथ बेटा जो टॉन्सिल्स वगैरह है वो इसी के साथ एसोसिएटेड है। तो आप देख सकते हैं इन सभी की म्यूकोसा पे बेटा कुछ लिम्फोइड ऑर्गन्स, लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को कलेक्टिवली माल्ट कहा जाता है। और ये आपके लिम्फोइड टिश्यू का लगभग 50% हिस्सा फॉर्म करती है, 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू बॉडी के अंदर फॉर्म करती है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में आपको पहचाना। इनकरेक्ट, एक्ट एज सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू, जी हाँ बिल्कुल सही है। एसोसिएटेड विद म्यूकोसल एपिथेलियम ऑफ मेजर ट्रैक्ट्स, जी हाँ ये भी सही है। कंस्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, हाँ हाँ बिल्कुल सही है। इट इज द साइट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट, जी नहीं, साइट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, जैसे आपका थाइमस ग्लैंड हो गया है, जैसे बोन मैरो, वैसे बोन मैरो के जैसे ही सिमिलर स्ट्रक्चर बेटा, बोन मैरो नहीं बर्सा ऑफ फैब्रिकस उसे कहते हैं, जो बर्ड्स में है वैसे ही अपने अंदर मौजूद होता है, तो वहां से ये बी नाम आया है। बी लिम्फोसाइट मतलब बोन मैरो नहीं है, बी लिम्फोसाइट का बी जो है वो बोन मैरो नहीं होता, वो बर्सा ऑफ फैब्रिकस होता है। तो ठीक है, पर अपने लेवल पे सही है कि जो साइट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स है ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं बेटा। और प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन आप जानते हैं एक तो होता है बोन मैरो और एक होता है बेटा थाइमस, वहां ये मैच्योरेशन करवाया जाता है बेटा।
बोन मैरो वाले बी लिम्फोसाइट, थाइमस वाले टी लिम्फोसाइट कहलाते हैं। तो इसी मैच्योरेशन को बेटा एक और शब्द से जाना जाता है जो एनसीईआरटी में कहते हैं, और वो है एंटीजन सेंसिटिव बनाने वाली साइट। यहाँ पे एंटीजन सेंसिटिव बनाया जाता है बेटा लिम्फोसाइट्स को, एंटीजन सेंसिटिव बनाया जाता है। ठीक है, ये आपको पिछले क्वेश्चन में दिखेगा जो आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया गया था। तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है बेटा फोर्थ ऑप्शन, जो कि मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट वन। आपको गलत वाला पहचानना है। इवन इफ अ किडनी ट्रांसप्लांट इज प्रॉपर, रेसिपिएंट मे नीड टू टेक इम्यूनोसप्रेसेंट फॉर अ सम टाइम नहीं बेटा, बहुत लंबे समय तक उसे इम्यूनोसप्रेसेंट लेने पड़ेंगे, जैसे साइक्लोस्पोरिन ए हो गया है, जैसे कॉर्टिसोल वगैरह हो गए हैं। ये इम्यूनोसप्रेसेंट कहीं ना कहीं उसके अंदर ड्रग्स हैं या फिर जो मेडिसिन है वो देनी पड़ेंगी उसे लगातार, ताकि उसका इम्यून सिस्टम सप्रेस रहे और किडनी का जो हाल ही में ट्रांसप्लांट हुआ है वो किडनी को अपनी बॉडी पराया ना समझ ले और उसे डैमेज ना कर दे, है ना। तो यहाँ पर प्रॉपर भले ही किया हो, एसएलए मैचिंग की हो, एमएससी मैचिंग की हो, ब्लड ग्रुप मैचिंग किया हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो है पर्सन को लॉन्ग टाइम के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग लेनी पड़ेगी। ये गलत हो गया, लॉन्ग टाइम होना चाहिए था, और यही क्या हो गया, आंसर हो गया बेटा। आगे देखिए, तो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस इज रिस्पांसिबल फॉर ग्राफ्ट रिएक्शन। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं, यही सेल्स बेटा आपके ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। काफी फेमस क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग एंड डोनर एंड रेसिपिएंट आर एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांट। जी हाँ, ये भी सही है कि आपको टिश्यू मैचिंग करानी पड़ेगी, एचएलए मैचिंग करानी पड़ेगी, एमएससी मैचिंग करानी पड़ेगी, और साथ ही ब्लड ग्रुप की मैचिंग करानी पड़ेगी। उसके बाद ही आप जो है कहीं ना कहीं बेटा ट्रांसप्लांटेशन के लिए लायक है, डोनर और रेसिपिएंट की। The human body is able to differentiate self and non-self। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी बॉडी में जो अक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इसके पास एबिलिटी है कि कौन सेल्फ है कौन नॉन सेल्फ है बेटा, रिसेप्टर्स की मदद से ये सब पहचाना जाता है। तो आप देखेंगे 178 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा फर्स्ट ऑप्शन, जो कि इनकरेक्ट है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन बेटा, सस्टेन्ड हाई फीवर, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, इंटेस्टाइनल परफोरेशन। जैसे ये दिख जाए बेटा, सस्टेन्ड हाई फीवर और इंटेस्टाइनल परफोरेशन, खट से टिक मारो, ये तो टाइफाइड के सिम्टम है। टाइफाइड यहाँ पे आ गया बेटा, ये टाइफाइड डिसऑर्डर जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया कॉज करता है, उसके डिसऑर्डर्स, उसके सिम्टम्स है बेटा। एंड इट इज कंफर्म्ड बाय विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट से ये कंफर्म किया जाता है बेटा। तो आपको ढूंढना है टाइफाइड और विडाल, ये दिया है बेटा थर्ड ऑप्शन में। तो थर्ड ऑप्शन हो गया बेटा आपके 179 का करेक्ट आंसर। Which of the following is correctly matched with respect to disease and organ affected? ये वही आ गया बेटा, साइट ऑफ इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर कौन सी डिजीज की क्या है। तो आइए देखते हैं। फाइलेरियासिस जो कॉज करता है बेटा वुचरेरिया पेनक्रोफ्टा, ये आपकी लिम्फ नोड्स को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, वो भी लोअर बॉडी पार्ट की लिम्फ नोड्स को अफेक्ट करता है और लिम्फ का कलेक्शन बढ़ा देता है। तो बेटा वहां पे इन्फ्लामेशन आ जाता है, सूजन आ जाता है बेटा। तो ये देखेंगे आप, इसे हाथी पांव डिजीज भी कहते हैं, और यही सही दिया है, इसी की साइड सही है। न्यूमोनिया देखेंगे, नोज एंड अपर रेस्पिरेटरी पैसेज, ये कॉमन कोल्ड के लिए होगा। न्यूमोनिया के लिए बेटा लोअर रेस्पिरेटरी पैसेज और लंग्स होंगे। अगला देखेंगे अमीबियासिस, स्मॉल इंटेस्टाइन, जी नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन होना चाहिए था। एस्केरियासिस, स्किन नेल और स्कल बेटा रिंग वॉर्म्स के लिए होगा, जो कि फंगल डिजीज है। एस्केरियासिस के लिए बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, और यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन होना चाहिए था। तो बेटा यहाँ पर करेक्ट जो साइट ऑफ इन्फेक्शन दी हुई है वो फर्स्ट ऑप्शन में दी हुई है। 180 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। इसी के साथ आपके सॉल्यूशंस खत्म होते हैं। आप सभी को अगले पेपर के लिए ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू सो मच।